बच्चों हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके सफल होने का जो संकल्प है वह किसी और संकल्प से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले जो आप अपना संकल्प बनाइए और वो संकल्प होना चाहिए पढ़ाई का। यदि आपका संकल्प केवल पढ़ाई हो जाता है तो आप समझिए कि एक न एक दिन आपको सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जहां तक आप सोचे नहीं थे। तो बच्चों चलिए आज हम लोग अपने नए चैप्टर में चलते हैं। इसी के साथ मैं परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया अभी तुरंत उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं हम लोग अगले चैप्टर में 1.2 के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो पहले हमने बातें बता दी थी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक आपको बता दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में ध्यान देना। 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमने करा दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 टू द पावर n का कोई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। 6 टू द पावर n का कोई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो आइए ध्यान देते हैं कि कौन सा अंक शून्य पर समाप्त होता है और उसके लिए शर्तें क्या होती है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हम 5 से 2 टू दी पावर 2 लिखते हैं तो 2 टू दी पावर 2 क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 3 लिखेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आइए ध्यान देते हैं 3 टू दी पावर 2 9, 3 टू दी पावर 3 27, 3 टू दी पावर 4 81। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में ये जानना है कि ये 3 के पावर ऐसी कौन सी संख्या होगी कि यहां पर जो इकाई अंक जो होगा वो 0 आएगा। ये इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 आएगा। आइए ध्यान देते हैं तो 2 3 4 4 चौका 16 4 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 में भी नहीं हुआ। यानी कि हम देखते हैं कि 0 समाप्त होता है किस पर है। आइए ध्यान देते हैं 10 के बाद 10 के पावर 2 ठीक है 100, 20 के पावर 2 यानी कि 400, 30 के पावर 2 यानी कि 900। ये 30 के पावर 3 भी करेंगे तो ये 27 और 1 2 3 0। थोड़ा सा हम सब क्या करते हैं इसको फैक्टराइज करके देखते हैं कि आखिर ऐसी इसमें क्या बात है कि इसका अंक शून्य पर समाप्त होता है और इसमें ये शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो आप गौर करेंगे जब 10 को फैक्टराइज करेंगे 10 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 into 5, 30 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2, 30 का देखिए 30 का फैक्टराइज करेंगे 2 15 3 5 यानी कि 30 का यदि फैक्टराइज 30 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 into 3 into 5। और इसी तरह से 20 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 into 2 into 5। इसी तरह से 40 को या 50 को यदि फैक्टराइज करते हैं तो 2 into 5 into 5। आई 18 स्क्वायर देखते हैं। 18 स्क्वायर क्या होता है 18 324। थोड़ा 18 को फैक्टराइज करके देखते हैं बेटा। 18 को जो फैक्टराइज करते हैं तो 2 into 3 into 3। यानी कि एक बात यहां पर क्लियर हम लोग कर देते हैं कि क्लियर हो जाता है, एक बात यहां क्लियर हो जाता है कि जो 0 पर समाप्त हो रहे हैं जिसका इकाई अंक उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन संख्या का जो करते हैं तो उसमें 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए। इसमें 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि जिस संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन में, जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों शामिल होगा, वही संख्या जो है उसी संख्या के पावर में n जाए, चाहे जो कोई भी वैल्यू n का होगा, वो संख्या शून्य पर अवश्य समाप्त होगी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 6 के कंडीशन को लेकर देखते हैं। 6 का जब कंडीशन लेकर देखते हैं तो चूंकि 6 to the power n इज इक्वल टू 2 into 3 to the power n, क्लियर? 6 to the power n इज इक्वल टू 2 into 3 to the power n। अब हमने कहा कि कोई भी n का अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए। आप लिखेंगे कि चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 शामिल है। 2 और 3 शामिल है। 2 और 3 शामिल है, यानी कि 2 और 3 शामिल है। और होना क्या चाहिए? 0 पर समाप्त होने के लिए लिखिए, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि a to the power n किसी n के लिए a to the power n का अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब a के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। 2 और 5 शामिल हो। लेकिन यहां पर हम क्या, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, केवल 2 और 3 शामिल है, 3 शामिल है, 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है। इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 to the power n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर? यानी कि n के किसी भी मान के लिए आप देखेंगे कि 6 to the power n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आइए ध्यान देते हैं, यहां पर 1-2 बातें और देखते हैं कि इसी तरह से यदि 6 के जगह 8 रहे, 8 to the power n रहे, 8 to the power n जब करेंगे हम लोग, तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 यानी कि 2 जो 3 बार आया है, इसमें भी 5 शामिल नहीं है, इसलिए इसमें 5 शामिल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे क्या कि n के किसी मान के लिए भी 8 to the power n का अंक कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हाँ, तो आपने अभी देखा क्वेश्चन कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n का अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो आपने देखा कि शून्य पर समाप्त होने के लिए ये जो संख्या है,
इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होने चाहिए। क्लियर कि 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी कि यहाँ पर 8 रहेगा तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 और 5 शामिल होना चाहिए। यदि यहाँ पर 12 है तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 और 5 शामिल होना चाहिए। इस तरह से कोई ऐसी संख्या आपको यहाँ पर दे दी जाए और उसको प्रूफ करना हो तो आप सीधे लिखेंगे कि यह संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों शामिल हो। यही एकमात्र कंडीशन है। ऐसे आप लिखते हैं कि उसको 5 से विभाज्य होना चाहिए तो वहां भी सही है, लेकिन आपको उसको शुरू करना होगा कि 2 और 5 दोनों से वो डिवाइड होनी चाहिए, जबकि वो कंडीशन आपको लाना नहीं है। मात्र एक ही बात लिखिए कि किसी n के लिए a⁴n का अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब a के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 ऑलवेज विल बी इंक्लूडेड, यानी कि शामिल हो। अब यदि क्वेश्चन दे दे आपको कि क्या जांच कीजिए कि किसी n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 10 के पावर n, यहां पर मान लीजिए कि 20 भी दे सकता है, 20 टू दी पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो आप 20 का गुणनखंड करेंगे, क्योंकि 20 टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर n। क्लियर? अब यहां पर लिखेंगे कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए a टू दी पावर n का अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों शामिल हो। तो चूंकि 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल है, इसलिए n के प्रत्येक मान के लिए यहां पर ये आंसर है, n के प्रत्येक मान के लिए 20 टू द पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा। क्लियर? इस तरह से यदि 15 टू दी पावर n के बारे में पूछे, आपको 15 टू दी पावर n के बारे में पूछेंगे तो आपका सेम यही आंसर होगा कि चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 शामिल है, 2 शामिल नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 15 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। सेम यही, यदि यहाँ 4 टू दी पावर n रहे, 4 टू दी पावर n, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल है? केवल 2 शामिल है, 2 इंटू 2 5 शामिल नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 4 टू दी पावर n का जो मान है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन के आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है? कंपोजिट, व्हाई दीज आर द कंपोजिट नंबर। प्रश्न ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो बच्चों, हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वे सारी संख्याएं होती है जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाना है कि इनके फैक्टर्स को दिखाना है कि इनके 3 से अधिक फैक्टर्स है कि नहीं है। आइए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू निकालते हैं। 13 मान लीजिए कॉमन कर दिया आपने, तो यहां ध्यान दीजिए कि 7 इंटू 11 प्लस 1। ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का एक फैक्टर तो एक होता है और एक संख्या स्वयं होती है, और यहाँ पर एक फैक्टर तो 13 दिख गया। चलिए, एक 13 हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, 77 प्लस 1,
यानी कि 13 इंटू 78। क्लियर। और थोड़ा 78 को तोड़कर देखते हैं, तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। इस तरह से इस संख्या के जो इस संख्या के जो फैक्टर्स है वो 2 है, 3 है, 13 है, 2 3 के बाद 2 3 6 है, और 6 के बाद 13 दूनी का 26 है, 33 39 है, 13 13 169 है। यानी कि इस तरह से देखते हैं कि इसके अपवर्तकों की संख्या 3 से अधिक है। चूंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स अपवर्तकों के अपवर्तक क्या है भाई, तो अपवर्तक 2 है, 3 है, 2 3 6 है, एक तो है ही, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 3 दूनी का 6 है, उसके बाद 13 13 है, उसके बाद 13 2 जा 26 है, 13 3 जा 39 है, उसके बाद 169 है। इस तरह से यानी कि इत्यादि, और आगे है इत्यादि। चूंकि इनके अपवर्तकों की संख्या, इनके अपवर्तकों यानी कि फैक्टर्स की संख्या 3 से अधिक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर। पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो चूंकि इसके अपवर्तकों की संख्या 3 या 3 से अधिक है, इसलिए यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। इस तरह से आइए इसको भी देखते हैं। दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहां हम लोग देखिए दोनों में 5 कॉमन करते हैं, तो 5 हमने कॉमन कर दिया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ पर 5 इंटू 6 42, 4 12 12 दूनी 24, तो 42 में 24 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 दूनी 48 का 8 हाथ में लगा 4, 24 चौका 96, 400, यानी कि 1008 और ये प्लस 1। क्लियर। अब ये हो गया 5 इंटू 1009। अब थोड़ा 1009 को जब फैक्टराइज करते हैं तो मुश्किल होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रकार, यानी कि इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के अपवर्तक जो है, अपवर्तक क्या है बेटा, तो एक हो गया, एक 5 हो गया, एक 1009 और एक संख्या स्वयं ये हो जाएगी, यानी कि 5045। इस प्रकार चूंकि इनके अपवर्तकों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इनके अपवर्तकों की संख्या 3 या 3 से अधिक है, इसलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर। इस तरह से आप देखते क्या है कि आपको कोई भी संख्या दी गई, आपसे पूछ देगा, मान लीजिए पूछ देगी 36 क्यों भाज्य संख्या है, तो आपको बताना होगा कि चूंकि 36 के जो अपवर्तक है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, नहीं 18 है और 36 है, यानी कि इसके अपवर्तकों के नंबर ऑफ फैक्टर्स इज मोर देन 3, यानी कि 3 से अधिक है, मोर देन 3, इसलिए यह क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। आइए अब इसी तरह से यदि आपको कोई भी संख्या का सिद्ध करना हो, तो मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 45 एक भाज्य संख्या क्यों है, वाई 45 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको बताना होगा कि 45 का जो अपवर्तक है 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है और स्वयं 45 है। तो चूंकि इसके अपवर्तक यानी कि इसके फैक्टर्स जो है 3 से अधिक है, इसलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 7 कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ, मान लीजिए कि खेल का मैदान है और खेल के मैदान जो है एक वृत्ताकार पथ लिए हुए, ये मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ पर ये खेल का एक मैदान, ये वृत्ताकार पथ, क्लियर। अब इसे मैदान का एक चक्कर लगाने में 2 व्यक्ति है, सोनिया और रवि। सोनिया और रवि 2 व्यक्ति है। इस मैदान का एक चक्कर यदि लगाती है, यहां से एक चक्कर लगाती है तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में, वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय यानी कि टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया इन 1 रिवॉल्यूशन, सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर है आपका 18 मिनट। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा कि सोनिया जो है इसको एक चक्कर जब करती है तो उसको 18 मिनट लगता है। इसके बाद है रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 12 मिनट। यानी कि रवि जो है वह 12 मिनट में ही वह क्या करता है, इसका एक चक्कर लगा देता है। अब आपको ये बताना है कि पुनः एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, यानी कि एक ही स्थान और एक ही समय से जब ये दोनों चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, जब दोनों चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः इसी स्थान पर आएंगे। जो इस क्वेश्चन से संबंधित जो है आपके कंपटीशन में भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत सारे और बहुत तरह से उसमें पूछा जाता है कि वे कितने चक्कर के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, कितनी दूरी तय करने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, इस तरह से। या पूछा जाएगा कि 120 मिनट में वे दोनों कहां कहां होंगे। इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं करना, आपको मात्र ये बताना है। ध्यान दीजिएगा कि अब मान लीजिए कि सोनिया है, सोनिया ने इसको चक्कर लगाना शुरू किया, 18 मिनट लगा, तब तक ये जो है रवि जो है 12 मिनट में ही चक्कर लगा लिया। इस तरह से ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालते हैं यानी कि वह समय में पुनः प्रारंभिक स्थान, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, मिलने का समय इज इक्वल टू 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय द सोनिया एंड द रवि, यानी कि 18 मिनट सोनिया द्वारा और 12 मिनट रवि द्वारा लिया गया है। इस तरह से 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 मिनट। यानी कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर यदि चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसलिए इस प्रकार वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर हो गया, मिलेंगे। यानी कि अब उन स्थिति में आप देखेंगे कि रवि जो है 36 मिनट में 3 चक्कर लगा दिया रहेगा, तब तक जो है सोनिया 2 चक्कर ही लगाई रहेगी। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि रवि द्वारा कितने चक्कर के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, या सोनिया उस समय तक कितना चक्कर लगाई रहेंगी। दैट्स इट। आज जो हम जब ये सवाल कर रहे हैं, ये चैप्टर कर रहे हैं, तो आपने 2-3 बातें देखी कि किस स्थिति में हम लोग एलसीएम निकालते हैं यदि पूरा स्टेटमेंट रहता है, और दूसरी बात की कोई संख्या भाज्य संख्या क्यों है। इस तरह से ये जो आपका चैप्टर एक्सरसाइज है 1.2 यहीं पर क्लोज होता है। आपको यदि इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस जो है
हम आपसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है उसमें हम लोग आपको लाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन। अभी इस चैप्टर से संबंधित इतना ही ज्ञान। यदि आपको और यदि ज्ञान लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन है आप उसमें टाइप करके मेरे पास भेज दें, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। दैट्स इट।